हाय, मैं हूं ऋषभ कक्कड़ और आप देख रहे हैं एटॉमिक स्टडी सेंटर। और इस वीडियो का टॉपिक है एंजाइम्स एंड विटामिन्स। एंजाइम्स दोस्तों हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में काफ़ी डिटेल तरीके से एंजाइम्स को समझा चुका हूं। फर्दर सरफेस के अंदर भी हमने काफ़ी डिटेल स्टडी करी थी एंजाइम्स के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर एंजाइम्स इतना पढ़ने का नहीं है, बट हाँ मैं इसकी एक ब्रीफ नॉलेज आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे। एंजाइम्स दोस्तों हम सबको पता है, मेरे बॉडी के अंदर काफ़ी सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनको करवाने के काम आता है। बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हमारे डे टू डे लाइफ प्रोसेसेस करवाने के काम आती हैं। और इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करने के लिए मेरे को एंजाइम्स यूज़ करने पड़ते हैं। दैट्स वाई हम इसको बायो कैटलिस्ट कहते हैं। दोस्तों एंजाइम्स मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक रिएक्शन शो करता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा और उसी की रिएक्शन करवाने में हमको हेल्प करेगा। दैट्स वाई वी कैन से दैट दीज आर अ वेरी स्पेसिफिक और यूज्ड फॉर वेरी पर्टिकुलर रिएक्शंस, राइट। तो यहाँ से ये दूसरा पॉइंट हो गया एंजाइम्स का। तीसरा पॉइंट, एंजाइम्स का जो नाम है, कैसे इसका नामकरण किया जाता है। एंजाइम्स का नाम या तो सबस्ट्रेट के नाम पर दे दिया जाता है, यानी कि अगर मुझे माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के लिए मुझे कैटलिस्ट डालना है, तो मैंने माल्टोज के लिए जो कैटलिस्ट यूज़ किया उसका नाम अगेन माल्टोज के बेसिस पर माल्टेस रख दिया। तो माल्टेस आप लोगों का एंजाइम है। आप लोग याद रख सकते हैं कि एंजाइम्स के पीछे हमेशा ASE वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसके नाम के पीछे ASE वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये तो हो गया एक नामकरण करने का तरीका। दूसरा भी एक नामकरण करने का तरीका है। मान लो आप लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन शो कर रहे हैं बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं उनके लिए जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है उसको ऑक्साइडो रिडक्टेज एंजाइम बोला जाता है। और यहाँ पे उसने बता रखा है एक आप लोगों को एग्जाम्पल, इसको आप लोग अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हैं, राइट। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि एंजाइम के लास्ट में यूज़ किया जाता है एज। तो यहाँ से मेरे पास एंजाइम का एक्शन मैं आपको दिखाऊं तो किस तरीके से एंजाइम एक्ट करेगा। देखिए लॉक एंड की मॉडल हम लोगों ने सबने देख रखा है। होता क्या है, यहाँ पे ये एंजाइम है, एंजाइम के साथ आपको ये सबस्ट्रेट दिख रहा होगा। ये सबस्ट्रेट एंजाइम के अंदर एंजाइम आपका लॉक का काम करेगा, ये आपका की का काम करेगा सबस्ट्रेट। तो की लॉक के अंदर जाती है जिस तरीके से, वैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है। अगेन सबस्ट्रेट देन अगले स्टेप के अंदर ए और बी मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, यानी कि जो रिएक्शन आप लोगों की बहुत धीरे होनी थी, यानी कि ये जो सबस्ट्रेट ए और बी में बहुत धीरे टूटना था वो अब काफ़ी जल्दी टूट जाएगा और आप लोगों का एंजाइम लास्ट में अलग हो जाएगा। यानी कि कैटलिस्ट, आपको याद होगा कि कैटलिस्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेते, वो अलग हो जाते हैं। उसी तरीके से एंजाइम भी आपका अलग हो जाएगा, वो प्रोडक्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं लेगा। प्रोडक्ट्स आपके केवल यही दो बनेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म के अंदर यहाँ पे कुछ डाटा दे रखा है। डाटा आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज का दे रखा है। उसने बोला कि सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस के लिए आपको इतनी एनर्जी की जरूरत थी, ठीक है, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी। अभी एक्टिवेशन केमिकल काइनेटिक्स में आप लोग पढ़ चुके हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को जो एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होता है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, ये आपका प्रोडक्ट्स है, तो आपको दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिएक्टेंट्स को चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर नीचे तक, इसको बोलते हो आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि ये वो एनर्जी बैरियर है जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को कम से कम चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, उसको कहते थे हम एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज की 6.22। अगेन इस एक्टिवेशन एनर्जी को, यानी कि इस बैरियर को कैटलिस्ट डाल के छोटा किया जा सकता है। अगेन आप यहाँ पे दे सकते हैं कैटलिस्ट डाला तो ये एनर्जी बैरियर इतना छोटा सा हो गया, और यही काम होता है आपका एंजाइम का। और यहाँ पे केवल वो वैल्यू दे रखी है कि आपका एनर्जी बैरियर पहले इतना था, कैटलिस्ट डालने के बाद इतना रह गया, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एंजाइम की सारी डिटेल मैं आपको दे चुका हूँ, इससे ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है।
हम लोगों को जो मेन ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है अपने टॉपिक वाइटामिन्स का। वाइटामिन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी बार मेंस में क्वेश्चन आ चुका है और बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल चीज़ है, आपको प्रॉपर तरीके से रट्टा मारनी है। यानी कि मैं आपको रट्टे मारने के एंड में ट्रिक भी दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में ट्रिक्स छुपे हुए हैं मेरी वीडियो के अंदर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने वाइटामिन्स की। दोस्तों वाइटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो मेरी बॉडी में कम अमाउंट में चाहिए ताकि मेरी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन होते रहे, कोई डिजीज ना हो, मेरी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती रहे। यानी कि मैं इनको कह सकता हूँ ये मेरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये मेरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो मेरी बॉडी को चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है दोस्तों जो कम अमाउंट में चाहिए होंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मेरी बॉडी को बहुत कम अमाउंट में चाहिए बट चाहिए ज़रूर ताकि उसकी मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होती रहे, राइट। तो ये होते हैं मेरे पास बेसिकली। यहाँ से आप ये इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, यहाँ नीचे से आप लोग इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। ये विटामिन्स की डेफिनेशन है, अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, वरना इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। विटामिन्स दोस्तों इन टोटल विटामिन्स आप लोगों के पास 13 होते हैं, मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। टोटल विटामिन्स 13 होते हैं बट ये 13 के 13 आपको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने नहीं है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर विटामिन से रिलेटेड एकदम टिपिकल एनसीईआरटी से आता है। और साथ ही में मैं आपको बताऊं अगर थोड़ा इधर उधर भी आया उसके लिए भी मैं आपको प्रिपेयर इस वीडियो के थ्रू कर दूंगा, राइट। तो आप लोग टेंशन मत लेना कि इधर उधर से क्वेश्चन आएगा तो सर हमसे नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, आपको बस ये वीडियो एंड तक देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स के अंदर दोस्तों। तो क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे विटामिन मेरे पास ए है, बी है, सी है, डी है, राइट। तो मैं पहले टोटल नंबर ऑफ विटामिन्स की बात कर लेता हूँ जो यहाँ पे दिए हुए हैं, देन वी विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन। कि विटामिन्स मेरे पास टोटल 13 होते हैं बट यहाँ पे मेरे को ए, बी, सी, डी के बारे में दे रखा है और बता रखा है और भी विटामिन्स होते हैं लाइक के, ये मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, नीचे वाले बॉक्स में बता रखा है। तो क्लियरली यहाँ से कितने विटामिन्स हो गए हैं, 1 2 3, यहाँ पे ई छोड़ दिया है इन्होंने, मैंने के डाल दिया है, ये के 1 नहीं है, ये के बाद कॉमा डाला हुआ है। तो विटामिन हो गए आपके ए, बी, सी, डी, ई और के। साथ में विटामिन्स की फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए यानी कि बी की फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए B1, B2, B3, B4 नहीं होता है, B5 होता है। तो आपको B के नीचे और न्यूमेरिकल्स यूज करके बता दिया गया है कि इसकी फर्दर जो आपको क्लासिफिकेशन करनी है वो ऐसे करनी है, राइट। तो आप लोग यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि विटामिन्स टोटल 13 होते हैं, मैं 13 के 13 आप लोग को दिखा दूंगा। बट यहाँ पे जो एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं वो B1, B2, B6, B12 और ये ए बी सी डी ई के, ये सारे के सारे एनसीईआरटी के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके बारे में आप लोगों को फर्दर नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो बाकी पड़ेगी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ी देर के अंदर। अब चलिए इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे 2 तरीके के विटामिन दिए हुए हैं आप लोगों को, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। आपको केवल ये याद रखना है कौन से फैट सॉल्युबल है, कौन से वाटर सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल का एक और मतलब होता है वो ऑयल सॉल्युबल भी होंगे, और ऑयल सॉल्युबल आपके विटामिन्स आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसका एक ट्रिक है, ट्रिक ये है, आप लोग ये याद रख सकते हैं कि कीड़ा आपका सॉल्युबल है ऑयल के अंदर। कीड़ा मतलब विटामिन के, ई, डी और ए, या फिर इसको उल्टा याद रख सकते हैं, एडेक याद रख सकते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के, ये फैट सॉल्युबल है। बाकी जो आपके वाटर सॉल्युबल हैं वो है आपके विटामिन बी और विटामिन सी। अब विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल हैं, इसका मतलब वो आपकी यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएंगे और आपकी बॉडी को ये बार बार रोज ही रोज कुछ ना कुछ अमाउंट में विटामिन बी और विटामिन सी चाहिए, नहीं तो इनकी डेफिशिएंसी से आपको कोई ना कोई डिजीज होने वाली है। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो आपकी बॉडी को रेगुलरली चाहिए, राइट, क्योंकि वो यूरिन से एक्सक्रीट हो जाएंगे क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है। और जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहते हैं। अब इसका एक एक्सेप्शन है विटामिन B12 की, विटामिन B12 हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, बट बाकी के जितने भी बी की कैटेगरी में आएंगे वो सारे के सारे आप लोगों के वाटर सॉल्युबल हैं, वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। तो आपको फैट सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की लिस्ट बना लेनी है अपने पास में। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने विटामिन्स की ओर। तो गाइस मेरे पास यहाँ पे विटामिन देखिए ए दिया हुआ है,
बी में 1, 2, 6 और 12 दिया हुआ है जिसके बारे में मुझे पढ़ना है। सी, डी, ई और के मेरा नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। गाइज यहाँ पे दिए हुए हैं सोर्सेज। सोर्सेज का मतलब है हम ऐसे डे टू डे लाइफ के अंदर क्या चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं जिनसे मुझे ये वाइटामिन मिले। डेफिशिएंसी, इनकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज़ होती है, और नेम ऑफ द वाइटामिन, तो मेरे को इनके नेम्स याद रखने हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से इसके नाम याद रख सकते हैं। गाइस देखिए यहाँ पे केवल विटामिन ए लिखा हुआ है, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो भी हमको याद रखना है, यानी कि इसका जो केमिकल नेम है वो भी हमको याद रखना है। जैसे यहाँ पे थायमिन को विटामिन B1 भी मैं कहता हूँ, तो मेरे को याद रखना है कि विटामिन B1 को मैं थायमिन भी कहता हूँ, या फिर इसका उल्टा थायमिन को मैं विटामिन B1 भी कहता हूँ। आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में विटामिन B1, 4 ऑप्शन देंगे, थायमिन, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन एंड एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपको टिक करना होगा थायमिन की विटामिन B1 इज योर थायमिन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे, याद रखना, और पूछे जाएंगे इसी पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर से, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछते हैं, तो आप लोग याद रखिए। इसके अलावा मैं आपको एक साथ ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे अपने नाम की, देन हम लोग बात करेंगे अपनी डेफिशिएंसी डिसीज की। तो नाम देखेंगे हम लोग किस तरीके से, विटामिन B1 का, विटामिन ए का और क्या नाम होता है, विटामिन B2 का और क्या नाम होता है। तो नाम के लिए चलिए मैंने अलग से एक आप लोगों के लिए शॉर्टकट तैयार कर रखा है, वो शॉर्टकट आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। दोस्तों टोटल विटामिन्स मेरे पास 13 होते हैं, टोटल विटामिन्स मेरे पास 13 होते हैं। टोटल विटामिन्स, एक सेकंड रुकिए यार, ये पता नहीं क्या लोचा है। चलिए देखिए, टोटल विटामिन्स मेरे पास कितने हैं दोस्तों, 13 है। टोटल विटामिन्स है मेरे पास 13। और अगर मैं बात करूं उसके एग्जाम्पल की या उसके नाम की, ठीक है, यहाँ पे नेम लिख देते हैं, NAME, यहाँ पे हम लोग नेम लिख देते हैं, राइट। तो विटामिन, ये विटामिन लिखे हुए हैं रेड से, आप देखिए विटामिन A, B, C, D, E, K। देन आपको बी के अंदर फर्दर मेरे पास सब कैटेगरी होती है विटामिन की, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तो आप लोग टोटल कर ले तो विटामिन बी के कितने टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो मैंने यहाँ पे 13 आपको काउंट करके दिखा दिए कि टोटल मेरे पास 13 विटामिन हैं। और 13 विटामिन के नाम याद रखने के लिए मैं कुछ आपको ट्रिक दूंगा। देखिए सबसे पहले हम लोग ABCDEK का नाम करते हैं, राइट। तो ABCDEK का नाम करने के लिए आप लोगों को जो ट्रिक याद रखनी है वो याद रखनी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी सारे राइट टू एक्ट, राइट टू फलान, राइट टू ढिमकान है। तो आपको इसी तरीके से याद रखना है, राइट टू एक्ट। देखिए ये राइट है, अगर मैं लिख दूं आप लोगों के लिए तो आप लोग यहाँ पे RT देख सकते हैं, राइट टू एक्ट क्यू। तो आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं, राइट टू एक्ट क्यू। तो यहां से आप लोगों को ये पता लगेगा दोस्तों कि R, सबसे पहला वर्ड देख लीजिए, R का मतलब होगा रेटिनॉल, T का मतलब होगा थायमीन, A का मतलब होगा एस्कॉर्बिक एसिड, C का मतलब होगा कैल्सीफेरॉल, T का मतलब होगा टोकोफेरॉल, Q का मतलब होगा क्विनोन्स। तो बिल्कुल हाँ, आपको ये नाम याद रखने हैं, आपको ये नाम सारे के सारे दोस्तों याद रखने हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास विटामिन A NCERT में दिया हुआ है, विटामिन D NCERT में दिया हुआ है, विटामिन E NCERT में दिया हुआ है, विटामिन K NCERT में दिया हुआ है। और NCERT में जो नाम दिए हुए हैं दोस्तों वो केवल और केवल विटामिन C का नाम दिया हुआ है, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड का नाम दिया हुआ है। NCERT के अंदर B1 का नाम, B2 का नाम, B6 का नाम, B12 का, इनका नाम भी दिया हुआ है। अगर मैं केवल और केवल ये बोलूं कि NCERT में किस किस के नाम दिए हुए हैं तो मैं यहाँ से कुछ हटा देता हूँ, D, E और K मैं हटा देता हूँ क्योंकि इनका नाम NCERT के अंदर मेंशन नहीं है। NCERT में मेंशन केवल और केवल विटामिन C का नाम है, A का भी इवन नाम मेंशन नहीं है, विटामिन C का दूसरा नाम मेंशन है विच इज एस्कॉर्बिक एसिड। और यहाँ पे B1 का नाम मेंशन है, B2 का नाम मेंशन है, B6 का नाम मेंशन है और B12 का नाम मेंशन नहीं है। B12 का भी नाम मेंशन नहीं है, B12 का भी नाम मेंशन नहीं है, यानी कि ये कोबालामीन आप लोगों का नाम मेंशन नहीं है, राइट। तो मैंने आपको NCERT का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया। मैं वापस से अपने टॉपिक पे आता हूँ। ट्रिक्स देख लीजिए आप लोग, राइट टू एक्ट क्यू। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको पहले लेटर याद हो जाएंगे कि राइट R से रेटिनॉल है, थायमीन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, कैल्सीफेरॉल है, टोकोफेरॉल है, क्विनोन्स है। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों अपने विटामिन B की, तो B की सब कैटेगरी यहाँ पे आपको मेंशन है, जितने B के विटामिन होते हैं
इसकी ट्रिक की बात करूं तो आप लोग ट्रिक के लिए कैपिटल, यहां से ये जो कैपिटल लेटर लिखे हुए हैं TRNPPBFC, तो अगर दोस्तों आप इसको अपना पासवर्ड लगा देंगे फोन का, आप इसको पासवर्ड लगा दो एक हफ्ते के लिए फोन का, देखो फिर कैसे आपको याद नहीं रहता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। नहीं तो कैपिटल लेटर्स को याद रखने के लिए सबसे पहले एक ट्रिक है, द रोनाल्डो एंड पीटर प्लेड बेस्ट फॉर चेस्टर। ये फुटबॉल के जितने फैंस हैं उनको काफी जल्दी से याद हो जाएगा। द रोनाल्डो एंड पीटर प्लेड बेस्ट फॉर चेस्टर, और कैपिटल वर्ड से ही इसका बेसिकली नाम निकल करके आता है। T फॉर थायमिन, R फॉर राइबोफ्लेविन, N फॉर निएसिन, P फॉर पेंटोथेनिक एसिड, P फॉर पायरिडॉक्सिन, B फॉर बायोटिन, F फॉर फॉलिक एसिड एंड C फॉर कोबालामिन। तो यहाँ से गाइज ये नेम्स हैं इनके, और ये नेम्स आप लोग याद रख सकते हो। और एनसीईआरटी के अंदर जो जो मेंशन है वो मैंने ब्लू कलर से अंडरलाइन कर दिया है। ये आपको अच्छे से रटना है। ये नाम तो आपको 4 अच्छे से रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर ये नाम आपको याद नहीं है तो बहुत दिक्कत होने वाली है। वाइटामिन्स अगेन बोल रहा हूँ, मैंने रेड कलर से लिखे हैं, ग्रीन कलर से ट्रिक लिखे हैं। कहीं ट्रिक याद मत कर लेना आप लोग कि टी को वाइटामिन मत मान लेना। ऐसे भी कुछ इडियट थे हमारे पास मेरी पिछली क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर, तो मैं दोबारा बता दूं यार, ये वाइटामिन्स हैं और वाइटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, राइट। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद रखें, इसके नोट्स बना लें, क्योंकि बार बार तो वीडियो आप लोग देखने वाले नहीं हैं। और चलिए, ये तो मैंने नाम की बात कर ली है। नाम के बाद मैं डेफिशिएंसी की बात करूंगा, और डेफिशिएंसी सबकी याद नहीं करनी है। डेफिशिएंसी केवल इसी बॉक्स में दिए हुए आप लोग याद रख सकते हैं। और डेफिशिएंसी के लिए सबसे पहले याद रखें, विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है बेसिकली वो हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई है, यानी कि आपकी नाइट ब्लाइंडनेस आपको हो सकती है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से आपको बेरी हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट या लॉस ऑफ ग्रोथ हम लोग इसको कहते हैं। विटामिन B2 से चिलियोसिस हो सकता है, इसको आप फर्दर पढ़ सकते हैं। B6 से कन्वर्जन्स हो सकते हैं आप लोगों को, कन्वर्जन्स यानी कि आप लोगों को दौरे पड़ना होता है, दिमाग की बीमारी है ये। विटामिन B12 की बात करूं तो RBC की कमी हो जाती है, हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, उसका नाम होता है एनीमिया बेसिकली। विटामिन C की बात करूंगा तो स्कर्वी, ये हम सबको जनरल प्रॉब्लम रहती है, ब्रश करते हैं तो हमारे गम्स में से जो ब्लीडिंग होती है बेसिकली वो डेफिशिएंसी होती है विटामिन C की, राइट। तो विटामिन D की बात करूंगा तो रिकेट्स बोन्स की डिफॉर्मिटी की ये बीमारी है विटामिन D से होती है। विटामिन E की बात करूंगा तो मेरे पास अगेन ये मस्कुलर वीकनेस हो जाती है इससे। विटामिन K की बात करूंगा तो इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम हो जाता है। तो गाइज आप लोगों को यहाँ से डेफिशिएंसीज बहुत अच्छे से याद रखनी है, डेफिशिएंसीज बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगेन वो आपको डेफिशिएंसी दे देंगे, फिर वो आपसे उसका विटामिन पूछेंगे तो आपको आंसर सही देना पड़ेगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो आप लोग डेफिशिएंसी अच्छे से याद रखेंगे। अगेन सोर्स की बात करूं, सोर्स पे क्वेश्चन बहुत ही रेयर बनता है, बट अगर बनेगा तो आप लोग थोड़ा बहुत याद रखें। देखिए एग तो हर जगह ही है, तो आप इस तरीके से अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है सोर्स का तो एग तो जरूर डाल देना। बाकी देख लीजिए मिल्क काफी ज्यादा कॉमन है, कॉमन याद रख लें, बाकी कुछ याद ढंग से रखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर आप लोग। बट डेफिशिएंसी और विटामिन के नेम और इनके ये जो केमिकल कंपाउंड्स के नेम है वो तो अच्छे से याद रखेंगे। तो आप लोग ये याद रखिए। और वीडियो अगर समझ में आई हो आपको तो ज़रूर इसको लाइक करिए, लाइक करने में शर्माना नहीं है। और आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक ना एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर दिया करें ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे और हम लोग आपके लिए इसी तरीके से काम करते रहें। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ एटॉमिक स्टडी सेंटर पर। मैं हूँ ऋषभ।